वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एबीसी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। मतलब यहां पर हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। देखेंगे यहां पर क्या है हमारा, a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं ना, यहां पर ऑपरेशन नंबर 1 कॉलम 1 में माइनस करते हैं कॉलम 2। तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस एक्स माइनस a टू द पावर x माइनस टाइम्स ऑफ a टू द पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। तो ये एक तरह से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या बनेगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो आप जब इन दोनों को सम करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स a का पावर x। क्या आएगा, 2 टाइम्स a का पावर x। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स a का पावर माइनस एक्स, 2 टाइम्स a का पावर माइनस एक्स। और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर x इंटू a का पावर माइनस एक्स, हमारा 1 बन जाएगा। और 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ये कॉलम 1 में माइनस करेंगे अगर कॉलम 2, तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 4। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 4। और यहाँ से अगर हम 4 बाहर निकाल लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ये क्या, 2 कॉलम ही हमारा सेम हो गया, 2 कॉलम ही सेम हो गया। कौन सा, कॉलम 1 और कॉलम 3। और हमें पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम हमारा सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑपरेशन यहाँ पर कौन सा लगाना था, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो वहां से एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बने, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वहां से हमारा क्या आया था, 2 टाइम्स ए टू द पावर एक्स। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो वहां से हमारा क्या आया था, 2 टाइम्स ए टू द पावर माइनस एक्स। तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस एक्स। ए टू द पावर माइनस एक्स का क्या मतलब है, 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स। तो ए टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स, वो तो हमारा 1 ही बन गया। तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, 4। सिमिलरली अगर यहाँ पर ए के जगह बी भी रहेगा तब भी 4 ही आएगा, और बी के जगह सी भी रहेगा तब भी 4 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो गया है, और सेम हो गया तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। और यहाँ पर क्या है, XC1 YC1 ZC1। एक बात समझिएगा, यहाँ पर हो सकता है अभी आप यहाँ पर PNC ये सब नहीं पढ़े हो, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखिएगा, NCR। इसका क्या मतलब है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप यहाँ पर PNC या फिर बायनोमियल थ्योरम ये सब चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, तो अभी ये सब आप सुने ही नहीं होंगे कि NCR क्या होता है। तो यहाँ पर फिलहाल ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पर हो सकता है कि आप फैक्टोरियल भी नहीं जानते हो, तो फैक्टोरियल का मतलब बता दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे अगर मान लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और कहाँ तक ऐसा 1। इसी तरह अगर मान लेते हैं 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कहाँ तक जाएगा हमारा, 1 तक। और यहाँ पर इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 6 के बाद क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारा क्या है, 5 फैक्टोरियल ही तो है, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर हम चाहे तो 5 फैक्टोरियल को अगेन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक बात और नोट करिएगा, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, 1, और 1 के बाद तो हमें जाना नहीं है तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, 1। एक चीज और नोट करिएगा, 0 का फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है, 0 का भी फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 1। ये हम PNC जब पढ़ेंगे या फिर बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि 0 का फैक्टोरियल भी हमारा 1 क्यों आता है। ठीक है, फिलहाल इतना समझ जाइए कि NCR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 तक जाएंगे, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हुए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, XC1, तो XC1 का मतलब क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर XC1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल x माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगेन हम यहाँ पर देख चुके थे 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x को हम लिख सकते हैं, x फैक्टोरियल को x इंटू x माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर x माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, x फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, तो x अपॉन 1 क्या आ गया हमारा x, तो XC1 बेसिकली हमारा कुछ नहीं है, x ही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो यहां से हमारा आ गया x, और तो इसके जगह पे हम लिख देते हैं x, इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं x। इसी तरह YC1 हमारा क्या हो जाएगा y, यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, YC1 हमारा क्या हो जाएगा y, और ZC1 हमारा क्या हो जाएगा z, ठीक है। XC1 अगर हमारा x है तो YC1 हमारा क्या हो जाएगा y, और ZC1 हमारा क्या हो जाएगा z। और यहाँ पर क्या है हमारा XC2, तो XC2 भी यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है, XC2 मतलब x फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगेन x फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर x माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, और क्या बचा x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, तो यहाँ पर XC2 को हम हटा के लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को हम 2 भी बोल सकते हैं, 2 इंटू 1 ही तो है, तो 2 ही बोल देंगे। ऐसा करते हैं ना, अलग से इधर डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, इधर इधर अलग से लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक के ऊपर एक फिर पता नहीं चलेगा क्या लिखा है हमने। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, एक्स वाई जेड, और इधर क्या आया था x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं यार, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर क्या आया था x इंटू एक्स माइनस 1/2। इसी तरह YC2 हमारा क्या हो जाएगा, y इंटू वाई माइनस 1/2। इसी तरह ZC2 हमारा क्या हो जाएगा, z इंटू जेड माइनस 1/2। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है XC3, अगर XC3 का हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और अगेन यहाँ पर हम x फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर x माइनस 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, तो 3 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 6, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 6 ही लिख देते हैं ना। इसी तरह YC3 हमारा क्या हो जाएगा, y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 अपॉन 6। इसी तरह Z फैक्टोरियल ZC3 हमारा क्या हो जाएगा, z इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 अपॉन 6। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि आप रो 1 से x बाहर निकाल सकते हैं, सब में x है तो x को बाहर ही निकाल दीजिए, सही रहेगा। तो यहाँ पर x बाहर निकाल दिए तो इधर गायब होके 1, और यहाँ पर से x गायब, और यहाँ पर से भी x गायब। सिमिलरली आप रो 2 से y को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर गायब, यहाँ पर गायब, और y बाहर निकाल तो इधर लिख भी देते हैं। सिमिलरली रो 3 से आप z को गायब कर दिए, तो यहाँ से 1, और यहाँ पर z गायब, z गायब, और z इधर आ गया हमारा। और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कॉलम 2 में आप देख रहे हैं कि हाफ मल्टीप्लाई है, तो उसे भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन 2, हाफ है ना, हाफ को अगर बाहर निकाल दिए तो ये 2 गायब, ये 2 गायब, और ये भी 2 गायब। इसी तरह यहाँ पर अगर हम कॉलम 3 में देखें तो हर एलिमेंट 1/6 से मल्टीप्लाई है, तो 1/6 भी यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/6 यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, और इधर से 6 गायब। ये 2 इंटू 6 कैसे हुआ, 1/6 बाहर निकाले थे ना, हाँ तो नीचे डिनोमिनेटर में तो ये है 6 हमारा, तो 2 इंटू 6 ही लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, तो हमारा फाइनली ये आ चुका है डिटर्मिनेंट। और कुछ इसमें सॉल्व कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ ऐसा करिए ना, कॉलम 2 में यहाँ पर ऑपरेशन लिखिएगा, कहाँ लिखे, इधर लिख दे क्या, आ, पूरा तो भर गया है यार, कुछ इरेज करे क्या, इसे इरेज कर लेते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं, ये भी अब बहुत जगह मिल गया।
हाँ, यहाँ पर देखेंगे, ऐसा करते हैं हम, ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 2 में ऐड कर दीजिए कॉलम 1, तो -1 गायब, क्या बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पर इसी तरह सिर्फ क्या बचेगा y, और यहाँ पर भी z-1 + 1, 1 तो हमारा गायब, क्या बचा सिर्फ z। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिएगा, ये क्या है हमारा x-1 मल्टीप्लाई बाई x-2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा x² - 3x + 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x² - 3x + 2। सिमिलरली ये हमारा क्या बन जाएगा y² - 3y + 2, ये हमारा क्या बन जाएगा फिर z² - 3z + 2। ऐसा करते हैं ना सेकंड ऑपरेशन, कॉलम 3 में आप ऐसा करिए, ऐड कर दीजिए 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 और माइनस कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, तो ये 2 गायब हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 से 2 गायब, और +3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, तो ये मतलब +3 टाइम्स ऑफ x, तो ये -3x भी गायब। इसी तरह यहाँ पर भी ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद तो फाइनली हमारा क्या बचा 1 1 1 XYZ x² y² z², और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें पता है, स्पेशल डिटर्मिनेंट में हम ये देख चुके हैं, क्या आता है वैल्यू हमारा x - y y - z z - x, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ गया XYZ, पहले क्या था हमारे पास XYZ था बाहर, और नीचे में 2 × 6 मतलब 12, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x - y y - z और z - x आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, देयर आर 2 नंबर्स x making the value of the determinant is equal to 86, the sum of these two numbers is। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर x का 2 वैल्यू के लिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा क्या है इक्वल टू 86, तो हमें उन दो नंबर का सम बताना है। देखेंगे यहां पर तो बड़ा सिंपल सा है यार, डायरेक्ट खोल ही देते हैं ना इस डिटर्मिनेंट को, तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से सबसे पहले डिटर्मिनेंट देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है 1, और अंदर में क्या आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x² माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4। आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे पास क्या है -2, और अंदर में क्या आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या है हमारा +5, अंदर में क्या आएगा हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। ठीक है, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है, यहाँ से आ जाएगा 2x² +4, और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x, और इधर तो 0 ही है, बस इतना ही आएगा, और यहाँ से 40। तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ गया 2x² + 8x + 40 + 4 मतलब 44। अब यहाँ से यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि x का 2 नंबर के लिए, मतलब x का वैल्यू अगर यहाँ पर हम रखें, ऐसा 2x का वैल्यू है हमारा, तो वो वैल्यू रखने पर हमारा 86 आ रहा है। तो देख लेते हैं इक्वल टू 86 करके यहाँ पर x का कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, 2 ही वैल्यू आएगा। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है ना 2 वैल्यू, तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, वही हमारा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा x² + 4x, और ये 22, और इधर कितना आ जाएगा 2 से अगर डिवाइड किए तो ये 4, इधर 43। तो यहाँ से फाइनली हमारा आ गया x² + 4x + 22 - 43। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x² + 4x, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा -21 = 0, और यहाँ से हमारा x का 2 वैल्यू निकल के आएगा जिसका हमें सम बताना है। तो क्या यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे? नहीं, हमें सम मालूम है, इस क्वालिटी का सम हमें निकालना आता है। क्या हो जाएगा
-4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1, मतलब क्या आ गया -4। सिंपल। निकाले क्यों हम वैल्यू? हमें नहीं निकालना है क्योंकि हमसे एग्जैक्ट वो नंबर तो पूछा नहीं है। हमसे क्या पूछा है? उन दोनों का सम। तो उन दोनों का सम हमारा क्या आ जाएगा? -4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है? एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? b1 c1 डिनोट द कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल a1 स्मॉल b1 स्मॉल c1, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब कैपिटल वाला हमारा कोफैक्टर और स्मॉल वाला हमारा एलिमेंट है। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्या है हमारा? कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3। ये एक तरह से हमारा A1 के जगह अगर इस डिटर्मिनेंट को देखें तो यहाँ पर क्या है? स्मॉल A1 मतलब एलिमेंट A1, और यहाँ पर कैपिटल A1। तो एक तरह से यहाँ पर एलिमेंट को हटा के उसका कोफैक्टर लिख दिया है ना। हाँ, आप देख सकते हैं हर जगह, यहाँ पर कैपिटल B1, यहाँ पर कैपिटल C1, यहाँ पर कैपिटल A2, यहाँ पर कैपिटल B2, यहाँ पर कैपिटल C2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है ये हमारा, उसमें हर एलिमेंट को हटाकर क्या रख दिया है? उसके जगह पे उसका कोफैक्टर। और हमें पता है ऐसा करने पर जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, मतलब ये d डैश, जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो कितना होगा हमारा? d का पावर n-1। और n हमारा क्या होता था? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा क्या है? 3। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3 रख दीजिए 3। तो 3 - 1 2। तो यहाँ से क्या आ गया? d स्क्वायर। तो ये जो हमारा नया डिटर्मिनेंट बना वो हमारा क्या है? d स्क्वायर। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वेनिसेस। वेनिसेस मतलब 0। सिंपल सा बात है। कौन सा इन चारों में से हमारा 0 है? मतलब कौन सा इन चारों में से का वैल्यू हमारा 0 है? इन चारों में से 0 का क्या मतलब है? इनमें से किसका वैल्यू हमारा 0 है? देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले ए ऑप्शन का, तो ए ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर BC दिख रहा है, यहाँ पर भी BC दिख रहा है, और तो ऐसा करते हैं ना, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 1 को। अब ए से मल्टीप्लाई किए तो इधर 1/a करेंगे, रो का सारा एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई किए, तो बैलेंस करने के लिए इंटू 1/a लिख देंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं हम? दरअसल ये a मल्टीप्लाई हुआ है, क्या मतलब? यहाँ पर a होना चाहिए ना मल्टीप्लाई होने के लिए। सबसे पहले a/a क्रिएट किए, हाँ, इंटू 1 लिख सकते हैं। अब ये a रो 1 में चला गया तो ये वाला a गायब और नीचे वाला a अभी भी रह गया, इसलिए इंटू 1/a हम लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम रो 2 को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b से। बस b का कमी है ना, तो यहाँ हर जगह b आ जाएगा। अब 1/b यहाँ पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/b। और इसी तरह रो 3 को c से, तो यहाँ पर c, यहाँ पर c, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 1/c। अब देखिएगा यहाँ पर कॉलम 2 से हम ABC निकाल सकते हैं, कॉलम 2 से हम ABC निकाल सकते हैं। तो इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? 1 1 1, ठीक है। और कॉलम 3 से हम ABC कॉमन निकाल सकते हैं, सब में ABC है, तो यहाँ से हम ABC कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऐसा करते हैं ना, ABC का स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से ABC निकाले तो ये गायब, ये गायब, अच्छा ये A भी तो गायब ना, ABC सब गायब, ABC हमारा गायब, बचा क्या है हमारे पास? B + C। अब ऐसा करते हैं, एक ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर, कॉलम 3 में ऐड कर देते हैं कॉलम 1। तो ऐसा करने पर क्या आएगा? यहाँ पर B + C है और साथ में A भी आ जाएगा, मतलब A + B + C बन जाएगा। सिमिलरली ये भी हमारा क्या बन जाएगा? A + B + C। ये भी हमारा क्या बन जाएगा? A + B + C। अगर हम सबको बाहर निकाल दें, मतलब A + B + C को अगर हम बाहर निकाल दें, तो इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? 1 1। इसके जगह पे भी हमारा क्या आ जाएगा? 1। और इसके जगह पे भी हमारा क्या आ जाएगा? 1। लेकिन ये क्या, ऐसा करने पर कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या आ गया हमारा? 1 1 1 1 1 1, मतलब सेम ही तो आ गया। कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारा सेम आ गया। और हमें पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा क्या होता है? 0। तो हाँ, ये सही है, 0। बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो ओवरऑल तो हमारा 0 ही बन जाएगा। तो ए पार्ट का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू तो हमारा 0 ही है। आगे बढ़ेंगे, अगर इसका सी देखे या बी देखे, पहले ऐसा करते हैं, सी देख लेते हैं पहले, ठीक है। अगर सी को आप देखें तो ये दोनों एलिमेंट
बस साइन में अपोजिट है, ठीक है, बस साइन में अपोजिट है। ये हमारा a माइनस बी है और ये क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी, मतलब b माइनस है। इन दोनों को भी देखें तो ये बस साइन में अपोजिट है, मतलब a माइनस सी और c माइनस ए, और यहाँ पर भी बस साइन में अपोजिट है और डायगोनल एलिमेंट 0 है। और इस तरह का डिटर्मिनेंट हम देख चुके हैं। कौन सा डिटर्मिनेंट है ये हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, मतलब यहाँ पर हर एलिमेंट ई आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई जे आई है। इस वजह से ये कौन सा एलिमेंट हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक में हमें पता है वैल्यू क्या आता है हमारा, 0। ऑड ऑर्डर का याद रखिएगा, बात भी किए थे, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा क्या आता है, 0। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है और थर्ड ऑर्डर का है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। आगे तो देखने का जरूरत नहीं है। और ये पता कैसे चला कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, इस पर पहले बात कर चुके हैं, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। और थर्ड ऑर्डर के लिए तो बहुत पहले ही देख चुके थे। थर्ड ऑर्डर के लिए देखने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। थर्ड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हमारा कैसा होता है, डायगोनल तो 0 0 हो जाएगा। और ये अगर ए है, ये ए है, तो ये माइनस ए, और ये बी, ये माइनस बी, और ये सी, ये माइनस सी। सिंपल सारस मेथड या फिर नॉर्मल जो मेथड से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, और वहां से आप देखिए कि इसका वैल्यू 0 आ जाएगा हमारा एट द एंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इरेज कर देते हैं इसे। ये सी ऑप्शन भी हमारा 0 है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। तो बी ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर। नंबर 1 इसे हटा दीजिए, ये अलग है, ये तो ए में लगाया था ना हमने, हाँ। तो यहाँ पर नंबर 1 ऑपरेशन हम लगाएंगे। कहाँ गया यार कर्सर, हाँ इधर। नंबर 1 ऐसा करते हैं, रो 2 में माइनस कर देते हैं रो 1। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा सी माइनस। लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इधर है 1, इधर है ए बी, और इधर 1 बाई ए, और इधर 1 बाई बी। और यहाँ पर ऐसा करने पर ये ऑपरेशन लगाने का, कौन सा ऑपरेशन हम लगाएं, रो 2 पर, क्या, रो 2 माइनस रो 1। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो बी बी कॉमन ले लिए तो सी माइनस ए, सी माइनस ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाई बी कैंसिल, 1 बाई सी माइनस 1 बाई ए, 1 बाई सी माइनस 1 बाई ए, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं ए माइनस सी या फिर सी माइनस ए अपॉन माइनस ए सी, ठीक है। तो यही लिख लेंगे, सी माइनस ए अपॉन माइनस ए सी। तो यहाँ पर बन जाएगा सी माइनस ए अपॉन माइनस ए सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली एक और ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 में माइनस कर देंगे रो 1। तो ऐसा करने पर यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 8 कॉमन ले लेते हैं, और सी माइनस बी, सी माइनस बी। और यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, और माइनस होगा इसमें, माइनस होगा 1 बाई ए 1 बाई बी। तो एक तरह से 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी हो गया ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी माइनस सी अपॉन बी सी, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी माइनस सी अपॉन बी सी। तो इसे हम लिख सकते हैं सी माइनस बी कर देते हैं इसको, और नीचे माइनस भेज देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, लिख लेंगे फाइनली सी माइनस बी अपॉन बी सी, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर रो 2 से ऐसा करिए, सी माइनस ए आप बाहर ले लीजिए, तो अंदर से गायब हो जाएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए गायब। और रो 3 से हम ऐसा करते हैं, सी माइनस बी बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी सी माइनस बी गायब, ये 1 अपॉन हो गया ना, हाँ 1 अपॉन। आगे बढ़ेंगे, तो अब ओपन कर ले क्या, फाइनली ये डिटरमिनेंट आ गया हमारा, ओपन कर ले क्या, हाँ कॉलम 1 से ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो इन दोनों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इससे ही आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 1, और यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इधर माइनस भी है, माइनस छूट गया लिख लीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी बी कैंसिल, क्या बचा माइनस 1 बाई सी, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक कैंसिल, ए तो कट जाएगा, और क्या बचेगा माइनस 1 बाई सी। ये क्या, ये तो बस साइन में अपोजिट है, तो 1 बाई सी और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी, ये तो हमारा 0 हो गया ना। और बाहर में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हालांकि बाहर में क्या है हमारा सी माइनस है, सी माइनस बी, तो बाहर में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यही 0 है तो ओवरऑल तो हमारा वैल्यू इसका 0 ही आ जाएगा ना। हाँ, तो बी भी हमारा 0 है, बी का ही वैल्यू हमारा क्या है 0। आगे बढ़ेंगे, डी, डी देखेंगे, इसका डी ऑप्शन देखेंगे। डी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, log एक्स वाई जेड अपॉन टू द बेस एक्स, अपॉन नहीं टू द बेस एक्स। अच्छा एक बात देखिएगा यहाँ पर जो 1 लिखा है ना,
उसके जगह पर हम ऐसा करते हैं, log y टू द बेस y ही लिख लेते हैं, उसका वैल्यू हमारा 1 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही बेस y है, यहाँ पर ही बेस y है, तो सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, और यहाँ पर इसी तरह log z टू द बेस z लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे। नंबर 1 इधर ही लगा लेते हैं। नंबर 1 ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, कॉलम 1 में ऐसा करते हैं, माइनस कर देते हैं कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो लॉग में हमें पता है माइनस होने पर क्या हो जाता है, मतलब log x माइनस log y हमारा क्या होता है, log x अपॉन y। ठीक है, इस पर तो डॉट आना ही नहीं चाहिए, आप लॉग पढ़ के आएंगे ऐसा हम मानकर चल रहे, लॉग का सवाल है तो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप कॉलम 1 हमारा क्या है, log x y z, हाँ बेस सेम रहना चाहिए, दोनों का बेस अगर मान लेते हैं बेस सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेस ही अलग है और आप डिवाइड कर दिए, वो नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं log x y z टू द बेस क्या है x, और इसमें माइनस कर रहे हैं log y टू द बेस x प्लस log z टू द बेस x। तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, log बेस तो सेम है सबका, तो x और इधर एक्स वाई जेड, और ये दोनों माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, y और z, तो y z कैंसिल, बचा क्या, log x टू द बेस x। हाँ, log x टू द बेस x, और log x टू द बेस x का वैल्यू हमें पता है क्या आता है, 1। सिमिलरली आप यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, 1, y z कैंसिल। यहाँ पर भी आप करेंगे तो आपका y कैंसिल, z कैंसिल। अच्छा, यहाँ पर 1 नहीं आया था, y z कैंसिल ना, एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ पर माइनस किए तो y z कैंसिल, तो यहाँ पर log x टू द बेस x, ऐसा करते हैं log x टू द बेस x ही इसे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये y z हटा दीजिए, 1 नहीं लिखते हैं, और हालांकि log x टू द बेस x का वैल्यू 1 ही आता है, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है यहाँ पर। तो इसी तरह अगर यहाँ पर करें तो यहाँ पर y गायब, z गायब, तो यहाँ पर आ जाएगा log x टू द बेस y। मुझे लगा था ऐसा कि हर जगह 1 1 1 आएगा, इसलिए 1 ही लिख दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 1 1 1 नहीं आ रहा है, और यहाँ पर y और z गायब होगा, तो log x टू द बेस z आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। हाँ, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसे फ्रेश तरीके से लिख ले क्या, लिख ही लेते हैं यार। तो यहाँ पर बन गया log x, नहीं तो रहने देते हैं, ऐसे भी तो समझ में आ रहा है ना, बस आपको समझ में आना चाहिए और मुझे समझ में आना चाहिए, और किससे मतलब है। तो हमारा ये बन गया, और इसे ओपन कर ले, ओपन कर सकते हैं, अब ओपन कर सकते हैं, अब ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सारस मेथड से कर लेते हैं, तो सारस मेथड से इस तरीके से ब्रैकेट बना लेते हैं ना। देखेंगे यहाँ पर अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा है क्या, log x टू द बेस x, जिसे हम लिख सकते हैं log x अपॉन log x, और यहाँ पर log y अपॉन log y। अच्छा, ये log y अपॉन log y टू द बेस y है, log z टू द बेस z, मतलब तीनों 1 ही है ना, अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं तीनों का वैल्यू, तीनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1। log x टू द बेस x हमारा है क्या, 1। log y टू द बेस y हमारा है क्या, 1। log z टू द बेस z हमारा है क्या, 1। तो तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा ना। यहाँ पर देखते हैं इन तीनों का प्रोडक्ट, पहले लिखा हुआ क्या है वो लिख लेंगे यहाँ पर, log y टू द बेस x, जिसे हम लिख सकते हैं log y अपॉन log x, और log z टू द बेस y को लिख सकते हैं log z अपॉन log y, और यहाँ पर क्या है log x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, यहाँ पर क्या है log x टू द बेस z, तो इसे हम लिख सकते हैं log x अपॉन log z। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि log z कैंसिल, log x कैंसिल, log y कैंसिल, तो इसका भी वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1। और ऐसा करने पर आप इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगेन, तो इसका भी वैल्यू देखेंगे कि आपका 1 ही आएगा, इसका भी वैल्यू आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, हालांकि आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार x ऊपर है, एक बार x नीचे है, एक बार z ऊपर है और एक बार इधर z नीचे है, एक बार y इधर ऊपर है, इधर z नीचे है। तो इस तरीके से आप करके लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कैंसिल ही होता चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये लॉग में हमने पढ़ा भी था कि अगर इस तरीके से अगर हमारा है पैटर्न तो उसका वैल्यू हमारा 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 + 1 + 1। आगे बढ़ेंगे, और माइनस इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी देख सकते हैं y ऊपर y नीचे, और z ऊपर z नीचे, x ऊपर x नीचे। हाँ, तो इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। सिमिलरली अगर आप इन तीनों को भी देखें
तो यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या आएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका भी वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 1। तो यहाँ से 3 और यहाँ से -3, तो 3 - 3 0 होता है क्या? पहले तो 0 होता था, आजकल पता नहीं 3 - 3 कितना होता है, पता नहीं 4 होता है क्या? 0 ही होता है। तो डी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू हमारा 0। तो ए तो 0 आ चुका था, बी भी सी भी 0 आ चुका था, बी भी 0 आ चुका था और डी भी 0 आ गया। मतलब क्या, ये क्या हुआ, ए बी सी डी सब 0। सही है यार, मतलब हमारा आंसर यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट है, ये सब 0 हो गया। मतलब अगर ये एग्जाम में पूछता तो खुद पे डॉट होने लगता कि सब कैसे आंसर हो सकता है ए बी सी डी, लेकिन हो सकता है मल्टीपल करेक्ट में। आप याद रखिएगा कुछ भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी या फिर 4 भी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, द डिटर्मिनांट, और एक डिटर्मिनांट दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 इफ, मतलब इज इक्वल टू 0 देख लेंगे इक्वल टू 0 करके क्या आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, एक ही ऑपरेशन में इसका खेल खत्म हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ऐसा करते हैं, रो 3 में ये हमारा क्या है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा टाइम। तो रो 3 में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अल्फा टाइम्स रो 1 और प्लस रो 2। तो ये हमारा लिखा हुआ है कि अल्फा टाइम्स ऑफ रो 1 प्लस रो 2 ही तो लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये तो हमारा 0 ही हो गया ना। सिमिलरली ये भी हमारा 0 ही हो गया, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अलग हो जाएगा, रो 3 मतलब 0 0 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ ए अल्फा प्लस बी हो जाएगा, और माइनस लिख रहे हैं, 0 माइनस मतलब माइनस ही लगाया था इधर, ठीक है, प्लस रो 2 हमारा क्या है, बी अल्फा प्लस सी। तो अगर इसे हम ओपन करें तो रो 3 से ओपन करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो ये ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ ए अल्फा प्लस बी, और इधर क्या है, प्लस बी अल्फा प्लस सी, और अंदर में क्या आएगा हमारा, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर। और ये बोल रहा है इक्वल टू 0 इफ, तो इक्वल टू 0 करके देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, ए अल्फा स्क्वायर और बी अल्फा, और इधर भी बी अल्फा, मतलब 2 बी अल्फा और प्लस सी। तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ए सी माइनस बी स्क्वायर हमारा 0 हो जाए। तो यहाँ से तो हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ रहा है। और ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, सीक्वेंसेज में हम पढ़ चुके हैं ये, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी सी हमारा जीपी में, सिंपल चीज़ है। और कैसे, अगर आपको नहीं भी पता है तो फिर भी आप पता कर सकते हैं कैसे, ए को इस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा, बी बाई ए, और एक बी को उस तरफ भेजिए मतलब सी बाई बी। रेशियो सेम आ रहा है हमारा, रेशियो किस में सेम आता है, जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वल टू आर। तो ए बी सी हमारा जीपी में, या तो ए बी सी जीपी में हो या फिर ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 को अल्फा सेटिस्फाई करे। अब इसे अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर हो गया ना, और साइड डी में यही हमसे कह रहा है, डी में हमसे यही कह रहा है कि एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी और डी, या तो ए बी सी जीपी में हो या फिर एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, एंड एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा ऑफ, ये तो 2 बार सिग्मा लगा हुआ है, इस तरह का सवाल ना देखते ही मन करेगा कि छोड़ दें, रहने देते हैं, क्यों करना इसे। 2 बार सिग्मा, एक बार हैंडल नहीं होता है, 2 बार आ गया यहाँ पर। फिर भी देखेंगे यहाँ पर, वेयर ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ ith एंड jth कॉलम इन डिटर्मिनेंट, ठीक है, सी आई जे फैक्टर ऑफ ए, ठीक है, एंड जे, मतलब यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि आई जे क्या है, ए आई जे क्या है, सी आई जे क्या है। आगे बढ़ेंगे, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले यहाँ पर एफ एक्स देखेंगे, एफ एक्स क्या है हमारा। अगर कलर चेंज कर लेते हैं यार, दोनों रेड ही हो गया ना, ये कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एफ एक्स को हम देखें तो ऐसा करते हैं ना, बाहर वाला सिग्मा रहने देते हैं, जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 3 तक, और जो ये वाला पहले कंसिडर करते हैं हम। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सिग्मा ऑफ आई कहाँ से कहाँ है, 1 से 3 तक, मतलब 1 से 3 तक हमें आई का वैल्यू रखना है और उनका सम करना है, तो हम 1 से 3 तक यहाँ पर रखेंगे।
तो ये क्या बन जाएगा, आई की जगह पे सबसे पहले 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 1j c 1j प्लस फिर क्या रखेंगे 2 तो क्या बनेगा a 2j c 2j फिर क्या रखेंगे 3 तो ये क्या बनेगा हमारा a 3j c 3j। ठीक है, तो इस तरीके से हम i की जगह पे 1 फिर 2 फिर 3 रखेंगे और उन सभी का सम कर देंगे तो वहां से हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगेन इसके ऊपर भी सिग्मा लगा हुआ और यहाँ पर j का वैल्यू 1 से 3 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले j की जगह पे हम 1 रखेंगे तो j की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा 1 1 c 1 1 a 2 और j की जगह पे 2 रखे तो नहीं 1 रख रहे हैं ना अभी, हाँ 1 तो 2 1 c 2 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा a 3 1 c 3 1। अब j की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा a 1 2 c 1 2 a 2 2 c 2 2 a 3 2 c 3 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे ओपन करेंगे। फिर j की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 के बाद 3, 2 के बाद क्या रखेंगे 3 तो यहाँ पर बन जाएगा a 1 3 a 1 3 c 1 3 प्लस a 2 3 c 2 3 प्लस a 3 3 c 3 3। मतलब पहले i रख लीजिए फिर j को हम आगे रख लेंगे 1 2 3 इस तरीके से। तो फाइनली हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं a11 c11 हमारा है क्या, a21 c21 हमारा है क्या, यहाँ पर देखेंगे a11 और a21 a31 हमारा है क्या, a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबका कॉलम क्या है 1 और मल्टीप्लाई भी अपने कोफैक्टर से हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉलम सबका क्या है 2 मतलब सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है अपने कोफैक्टर से ही। सिमिलरली अगर थर्ड यहाँ पर हम इसे देखें थर्ड नंबर तो यहाँ पर भी थर्ड कॉलम का एलिमेंट है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है अपने कोफैक्टर से ही। तो उन सभी का सम हमारा क्या आएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, कहाँ गया, यहाँ से हमें मिल गया पहला d और यहाँ से दूसरा d और यहाँ से तीसरा d। तो टोटल हमारा ये कितना बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ d। इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा d, सिमिलरली इसका क्या आएगा d, सिमिलरली इसका क्या आएगा d। तो टोटल कितना d हो गया 3d। सिंपल, तो fx हमारा क्या आ चुका है 3 टाइम्स ऑफ d। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 टाइम्स ऑफ d। हाँ d हमारा क्या है, d यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहले d लिख लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ d। आगे बढ़ेंगे, अब d का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस रो 3 से खोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है हमारा x प्लस 4 और ये रो कॉलम हम गायब कर दिए तो क्या बचा हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 4 ये तो हमारा 0 ही आ गया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 1 इधर क्या है 2x माइनस 2, इसे हम 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 लिख लीजिए। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर। तो फाइनली ये 0 ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हमारा क्या बन गया -2 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन गया -6 और यहाँ पर x प्लस 4 और ये हमारा क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना था fx नहीं, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ fx और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है -3 से 18। ये अच्छा सवाल है यार। देखिए fx हमारा फाइनली आया क्या है, एक क्यूबिक आया है। अगर अच्छे से देखें तो एक क्यूबिक आया है और क्यूबिक का ग्राफ आपको बनाना आता है क्या, आता ही होगा, नहीं आता है अभी सीख लेंगे। देखिएगा अगर इस तरीके से फैक्टर बना हुआ है तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। कलर चेंज कर लेते हैं यार, ऑरेंज करें क्या, येलो कर लेते हैं। सबसे पहले हम येलो से तो मुझे ही नहीं दिख रहा है यार, आपको क्या दिखेगा फिर, रेड ही कर लेते हैं, रेड सही है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ऐसे ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसका ग्राफ का बात करें तो इसका ग्राफ हम बनाना जानते हैं, कैसे देखेंगे यहाँ पर। अब कलर चेंज कर लेते हैं ब्लू, देखिएगा यहाँ पर ये 0 कहाँ पर हो रहा है, एक -4 और कहाँ पर दूसरा 1। ये क्वाड्रेटिक में हम बनाना सीख लिए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट मोस्ट साइड आप पॉजिटिव लिख लीजिए, राइट मोस्ट साइड आप पॉजिटिव लिख लीजिए। उसके बाद अगर इस तरह से रहेगा तभी आप करिएगा x माइनस अल्फा का पावर समथिंग, x माइनस बीटा का पावर समथिंग, x माइनस गामा का पावर समथिंग। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई है तभी आप ये करिएगा। ठीक है,
उसी का मेथड प्लस। अब यहाँ पर क्या आ गया 1, तो x माइनस 1 का फैक्टर देखेंगे कितना है हमारा 2, मतलब इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, पहले प्लस था अभी भी प्लस रहेगा। फिर क्या है -4, तो यहाँ पर देखेंगे x माइनस -4 का पावर क्या है हमारा, ये हमारा क्या लिखा हुआ है x माइनस -4, और इसका पावर हमारा क्या है 1, मतलब और, तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस। अब अगेन ये तो इसका हम बना लिए, अब इधर माइनस लगा हुआ है, तो जहां जहां प्लस था वहां वहां क्या आ जाएगा माइनस, जहां जहां प्लस था वहां क्या आ जाएगा माइनस, और जहां पे माइनस था वहां पर क्या हो जाएगा प्लस। और ये माइनस माइनस प्लस है क्या हमारा, मतलब कर्व का हमारा नेचर कि यहाँ पर वैल्यू इसका कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 के पहले इसका वैल्यू कैसा है हमारा निगेटिव, मतलब नीचे ही रहेगा कहीं, और 1 पे वैल्यू हमारा कैसा हो रहा है 0, तो इस तरीके से जाएगा, और 1 के बाद भी हमारा निगेटिव है तो ऐसे आ जाएगा, और -4 पर, -4 के बाद वैल्यू है हमारा निगेटिव, और -4 पर एग्जैक्टली वैल्यू है 0, और -4 के पहले हमारा वैल्यू पॉजिटिव, तो कर्व हमारा ऐसा होगा। और देखिएगा यहाँ पर अब ये नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, तो ये, अरे ये गायब हो गया यार, इससे पहले ये क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं ये इधर ऐसे हो गया, और ये क्यूबिक है ना, क्यूबिक का हमें पता है, क्यूबिक का ग्राफ हमें ऐसे ही पता है कैसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार टर्न मारेगा। अच्छा टर्न का तो हम बात ही नहीं करेंगे अभी, ये सब बात नहीं करते, ठीक है, गंदी बात। इधर आ जाते हैं, तो ये नीचे आ रहा है और इन दोनों को मिलना भी है, तो एक ही तरीका है, ये ऐसे ऐसे हुआ होगा, ये क्या हो रहा है यार, तो हमारा कुछ इस तरीके का कर्व होगा, इस तरीके का कर्व होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, अगर ये एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, लेकिन इधर माइनस लगा हुआ है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ओवरऑल टेंड कर जाएगा ना। और एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी या एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो ये स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव, और ये निगेटिव, और बाहर भी एक निगेटिव लगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमारा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका वैल्यू कैसा आएगा पॉजिटिव, और एक्स अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका वैल्यू हमारा कैसा आ रहा है निगेटिव, ठीक है, और 1 पे वैल्यू 0। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत बस आइडिया के लिए कि इस तरीके का कुछ हमारा ग्राफ बनेगा। आगे देखेंगे, और यहाँ पर बोल क्या रहा है हमसे, ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना था ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू -3 से 18 नहीं होता तो ग्रेटेस्ट क्या होता, ग्रेटेस्ट का हम बात ही नहीं करते यार, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बॉन्डेड ही नहीं है, और मिनिमम का भी बात नहीं करते, बॉन्डेड ही नहीं है, तो फिर वो बकवास बात हो जाता है। वहां पर फिर रेंज पूछ सकता था, रेंज हमारा आ जाता है आर, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर। आगे देखेंगे तो लेकिन यहाँ पर पूछा क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू, लेकिन एक्स का वैल्यू फिक्स कर रखा है, -3 से 18 के बीच बताइए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या था -4, ये छुप गया यार -4, इसे लिख लेंगे, इधर क्या था -4, -3 इधर कहीं होगा, -3 इधर कहीं होगा, और क्या बोल रहा है 18 1 के बाद ही होगा ना, 18 कहीं इधर होगा, तो -3 पे वैल्यू हम देख सकते हैं इधर आ रहा है निगेटिव साइड में, और 18 पर भी कहीं इधर आ रहा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों के बीच मैक्सिमम कहाँ पे है हमारा, यहाँ से तो डाउन ही होते चला जा रहा है, फिर बड़ा बड़ा, फिर 1, फिर ये पॉजिटिव तो कभी गया ही नहीं, बस एक्स एक्सिस को छू कर निकल गया, मतलब इसका वैल्यू 0 हुआ एक बार, और फिर मतलब पहले निगेटिव हुआ, वैल्यू घटते चला गया, फिर बढ़ा, फिर 0 तक गया, फिर वैल्यू घटते ही चला गया। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर अगर बात करें तो मैक्सिमम कहाँ पर, यही हो गया हमारा 0, मैक्सिमम तो 0 ही हो गया ना, पॉजिटिव तो क्रॉस नहीं किया और 0 हुआ है हमारा, तो ग्रेटेस्ट का अगर बात करें तो 0 ही हो जाएगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि 0 ग्रेटेस्ट क्यों नहीं हो सकता है, अगर आपसे हम पूछ दे -3 से 0 तक ग्रेटेस्ट कौन सा है हमारा 0, अगर इस तरह से पूछ दे -5 से लेकर के -3 तक ग्रेटेस्ट हमारा कौन है -5, और -3 में ग्रेटेस्ट कौन है -3, सिंपल, इसमें इतना क्या सोचना है। अगर आपसे पूछे कि -5 और -3 इस रेंज में यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट कौन सा है, सिंपल -3, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं -3 से 18 के बीच सारा वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव कभी हुआ ही नहीं, 0 तक लेकिन गया है, तो 0 ही हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ गया यार, वैल्यू ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 0।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ही आसानी से नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सोचना था, थोड़ा सोच कर सॉल्व कर सकते। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा ये तो 7 ही आ गया ना, हटाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, एसआर हमारा बता रखा है क्या, ए टू द पावर आर, सॉरी ए नहीं है, अल्फा है, अल्फा टू द पावर आर प्लस बीटा टू द पावर आर प्लस गामा टू द पावर आर, और देन सो डेट एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू हमें क्या शो करना है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये हमें शो करना है। ऐसा करते हैं ना यहाँ पर कि S0 S1 S2 S3 S4 जो हमारा लिखा हुआ है उसके जगह पे डायरेक्ट ये अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखेंगे यहाँ पर, इसे लिखेंगे तो S0 हमारा क्या बन जाएगा, आर के जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 0 0 क्या बना हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1, और 1 रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आर के जगह पे 1 रखे क्या बना अल्फा टू द पावर 1 प्लस बीटा टू द पावर 1 प्लस गामा टू द पावर 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरह S2 हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और S1 हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरह S2 हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसी तरह S3 हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। S2 का बात करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। S3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। और S4 का अगर बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है ना, लेकिन है नहीं। इस तरह डिटरमिनेंट बताए थे, प्रैक्टिस से आता है। क्या प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये ठीक से देखिए, प्रोडक्ट लिखा हुआ है किसका, देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इस तरीके से हम दो लकीरों के बीच खाली जगह छोड़ देते हैं, इसी तरह बनाते हैं ना प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर क्या है 1 1 1, तो ऐसा करते हैं ना, इधर 1 1 1 रख देते हैं और इधर 1 1 रख देते हैं। रो कॉलम अगर ऑपरेशन यहाँ पर करें तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, रो 1 कॉलम 1 एलिमेंट का, रो 1 कॉलम 1 एलिमेंट मैच कर गया। अब यहाँ पर देखिएगा रो 2 कॉलम 1 एलिमेंट, तो रो 2 का नहीं बात करेंगे, अभी यही बनाया ना, रो 1 पे ही देते हैं। यहाँ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो ऐसा करिए ना, रो कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ अल्फा रख दीजिए, यहाँ पर बीटा और यहाँ पर गामा, तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और यहाँ पर रो 1 कॉलम 3 से हमारा क्या रहना चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर बीटा स्क्वायर, यहाँ पर गामा स्क्वायर रख दीजिए, सिंपल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरा मैच कर रहा है, रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 मैच कर रहा है हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे रो 2 कॉलम 1 हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इधर हमारा अल्फा बीटा गामा होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आगे भी देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर रो 2, तो इधर से भी वही बन रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और रो 2 कॉलम 3 एलिमेंट भी हमारा क्या बना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, हाँ सही है। और नीचे आप गेस ही कर लेंगे क्या आ जाएगा, ये सोचने का भी जरूरत नहीं है। अब अल्फा बीटा गामा आया तो इधर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, कैसे, अब मल्टीप्लाई करके देखिए, रो 3 कॉलम 1 क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इधर भी वही आ रहा है। रो 3 कॉलम 2 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब आ रहा है। और रो 3 कॉलम 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4 आ रहा है, मैच कर रहा है। तो और कुछ कर सकते हैं क्या, अच्छा ये दोनों तो सेम ही लिखा हुआ ना, कैसे, बस ये जो इधर रो है इधर ये कॉलम है, तो हमें तो पहले से पता है ये, अगर रो कॉलम को हम चेंज कर दे, एक्सचेंज कर दे, मतलब जो रो है सो कॉलम बना दे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं। इसे हम लिख लेते हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर है ना, तो ये अल्फा इधर कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर इधर कर दीजिए, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। रो कॉलम को हम इंटरचेंज कर दिए तो यहाँ पर जो रो था वो कॉलम बन जाएगा क्या, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, और रो 2 क्या था 1 बीटा बीटा स्क्वायर, तो इस बार कॉलम बन जाएगा 1 बीटा बीटा स्क्वायर। और रो 3 हमारा क्या था 1 गामा गामा स्क्वायर, तो इस बार कॉलम 3 बन जाएगा 1 गामा गामा स्क्वायर। ऐसा करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम शुरू से ये देखते चले आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है तो स्क्वायर ही कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। और ये हम जानते हैं ये कौन सा है हमारा स्पेशल डिटरमिनेंट, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं और इसका वैल्यू हमें याद होना चाहिए, उसमें हमने बताया भी था। तो डायरेक्ट इसका लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या आता है, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। और इस पे लगा स्क्वायर तो सब पे आ जाएगा स्क्वायर, और शायद हमें यही प्रूव भी करना था, तो इक्वल टू सिंपल लिख देंगे RHS हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन 9 में हमसे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर, इन ट्राइंगल एबीसी डिटरमाइन कंडीशन अंडर विच के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। मतलब हमें बताना है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एबीसी ट्राइंगल का एंगल है, ये बोल रहा है, और बोल रहा है कंडीशन बताए जिसके लिए ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारा 0 है। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा इसे, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कॉट ए बाई टू है, हमें कॉट वॉट पसंद नहीं है यार, उसको टेन में कन्वर्ट करिए, तो कॉट ए बाई टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 a/2। तो इसके जगह पे हम वही लिख देते हैं यार, ऐसा करते हैं ना, ये सी को हटा देते हैं तो 1 और इधर 1 कर देते हैं, तो 1/10 a/2 हो गया ना, और इधर भी सी को हटा देते हैं, इसके जगह पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो 1/10 b/2 हो गया ना, ये चालाकी है यार, सही है, जो भी है सही है। तो ये हमारा बन जाएगा 1/10 c/2, ठीक है, पूरा इरेज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बस सी को हटाया और 1 स्लैश मारे, हो गया हमारा काम। आगे देखेंगे यहाँ पर, हाँ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं ना, इस तरह सवाल तो हम बहुत सारा कर चुके हैं, फिर भी एक और कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा ब्लू कलर पहले है ना, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, ऐसा करिए रो 2 में, नहीं रो 2 नहीं, कॉलम 2 में, कॉलम कब से आर से लिखाने लगा, टी से लिखाएगा ना, कॉलम 2 में माइनस कर दीजिए कॉलम 1, तो ऐसा करने पर इधर क्या बन जाएगा, 1/10 b/2 माइनस 1/10 a/2, ठीक है, और इधर 10 c/2 प्लस 10 a/2 माइनस होगा 10 b/2 प्लस 10 c/2, तो 10 c/2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 10 a/2 माइनस 10 b/2, तो यहाँ पर भी चलाके से माइनस इधर लिख देते हैं और ये लिख देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 10 a/2 माइनस 10 b/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली आप ऐसा करिए कॉलम 3 में माइनस कर दीजिए कॉलम 1, तो ऐसा करने पर इधर आ जाएगा 1/10 c/2, और इधर क्या 1/10, अच्छा ये गलत हो गया यार यहाँ, नहीं नहीं सही है, सही है, 1/10 a/2 था ना, हाँ सही है, ये लिखने में थोड़ा इधर उधर लग रहा था, क्या लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 a/2, ठीक है। आगे देखेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 a+b/10 a/2 प्लस 10 b/2 माइनस होगा क्या 10 b/2 प्लस 10 c/2, तो 10 b/2 10 b/2 कैंसिल, क्या बचा 10 a/2, और इधर आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह माइनस, और इधर b की जगह c कर दीजिए, तो 10 a/2 माइनस 10 c/2, और इधर क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या लिखा हुआ है 1/10 b/2 माइनस 1/10 a/2 माइनस 1/10 a/2, तो इससे हम लिख सकते हैं 10 a/2 माइनस 10 b/2 अपॉन 10 a/2 10 b/2, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, इसे हटा ही देते हैं यार, इसे हटा ही देते हैं। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे हम 10, इधर आ जाएगा हमारा 10 a/2 और इधर माइनस 10 c/2, और डिनोमिनेटर में 10 a/2 10 c/2। आगे देखेंगे ऐसे हटा देते हैं ना, इसे हटा देते हैं, तो फाइनली हमारा डी क्या आ गया। अच्छा हाँ एक चीज़ और करते हैं यहाँ पर, अभी भी दिख रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है कुछ भी, अभी भी इतना गंदा भी नहीं है, सही है, जो भी है सही है। यहाँ पर देखिएगा कॉलम 2 में 10 a/2 माइनस 10 b/2, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, और जीरो के साथ तो रहता ही, एक साथ जीरो के साथ तो सब कुछ रहता है, जीरो में सब कुछ समाया रहता है, तो कॉलम 2 से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं 10, सबसे पहले एक और चीज, रो 1 से हम 1/10 a/2 भी तो बाहर निकाल सकते हैं ना, सब में है, तो 1/10 a/2 हम बाहर निकाल लिए, वो सब में है, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 1, सिर्फ 1 बचेगा, और इधर 10 a/2 गायब, तो सिर्फ 10 b/2 बचा हमारे डिनोमिनेटर में, और इधर डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 c/2 बचा। आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे हम कॉलम 2 से हम निकालेंगे क्या 10 a/2 माइनस 10 b/2, तो यहाँ से 10 a/2 माइनस 10 b/2 गायब, तो उसके जगह पे 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर ये गायब, इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1 हमारा, ठीक है, इसके जगह पे हमारा क्या आ गया 1, और आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखें कॉलम 3 में क्या है हमारा, दोनों में है क्या 10 a/2 माइनस 10 c/2, तो उसे क्यों रहने देंगे, उसे ही बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर भी ये गायब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 1, तो फाइनली हमारा डी क्या बन गया, इधर देखिएगा डी क्या आ गया हमारा 1, और इधर 10 b/2 प्लस 10 c/2, और इधर 1, और इधर
1/10 a/2 और इधर 1 इधर 0 और इधर 1/10 c/2 और इधर 1 इधर 0। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इसे अब ओपन ही कर लेते हैं यार। ओपन कर लेंगे कैसे, इधर प्लस माइनस प्लस रो 3 से। तो पहले हमारे पास था 1/10 a/2 और 10 a/2 माइनस 10 b/2 और क्या था 10 a/2 माइनस 10 c/2 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 है ना, तो 1 और इधर आ जाएगा हमारे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1/10 a/2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1/10 c/2। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच दिस वन इक्वल टू 0, मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कब होगा हमारा, सब प्रोडक्ट में ही है ना, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता। 1/10 a/2 हमारा 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये तो 0 होगा नहीं हमारा कभी। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 0 हो जाए, एक ही पॉसिबिलिटी नहीं 3 पॉसिबिलिटी है, ये या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए या फिर ये हमारा 0 हो जाए। अगर ये 0 हुआ मतलब 10 a/2 इक्वल टू 10 b/2, अगर ये 0 हुआ, ये कब 0 हो सकता है, जब दोनों हमारा बराबर हो, मतलब 10 a/2 इक्वल टू 10 b/2, मतलब a/2 हमारा b/2 के बराबर हो, मतलब a हमारा b के बराबर हो, मतलब a हमारा b के बराबर हो, तभी इसका वैल्यू 0 हो सकता है। सिमिलरली अगर इसका बात करें तो ये कब 0 होगा, हाँ जब 10 a/2 हमारा बराबर हो किसके 10 c/2, तभी हो सकता है, मतलब 10 a/2 माइनस 10 c/2 इक्वल टू 0 करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा 10 a/2 इक्वल टू 10 c/2, मतलब a/2 इक्वल टू c/2, एंगल बराबर होगा तभी तो 10 का वैल्यू हमारा बराबर देगा ना। यहाँ पर सब ट्राइंगल का एंगल है, एक ही ट्राइंगल का एंगल है ना, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a/2 इक्वल टू c/2, मतलब a इक्वल टू सी, या तो a इक्वल टू सी हो जाए, या फिर यहाँ पर क्या है 1/10 a/2 माइनस 1/10 c/2, ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा हमारा, जब 1/10 a/2 हमारा 1/10 c/2 के बराबर होगा, मतलब 10 a/2 हमारा 10 c/2 के बराबर होगा। 10 a/2 यहाँ पर कुछ और था क्या यार, b था यार, b था यहाँ पर b था ना, 10 a/2 तो बाहर निकाल दिए थे, यहाँ पर 10 b/2 था, चलिए सही कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 b/2, मुझे ऐसा लगा, क्यों a इक्वल टू बी आ गया, इक्वल टू सी आ गया, फिर से इक्वल टू सी क्यों आएगा, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने इसलिए, तो उसे सही कर लीजिएगा बी। हाँ ये दोनों, इसका वैल्यू 0 कब आएगा, जब दोनों आपस में बराबर हो, दोनों आपस में बराबर मतलब 1/10 b/2 इक्वल टू 1/10 c/2, मतलब 10 b/2 इक्वल टू 10 c/2, मतलब दोनों एंगल ही बराबर हो तभी तो 10 का वैल्यू हमारा इक्वल देगा ना, मतलब b/2 इक्वल टू c/2, मतलब b इक्वल टू सी, सिंपल। तो या तो हमारा b इक्वल टू सी हो जाए, मतलब इन तीनों में से अगर कुछ भी रहा ना तो तभी इसका सिर्फ वैल्यू 0 आएगा। तो इसे लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि इन तीनों में से कोई भी एक 0 हो जाए तभी इसका वैल्यू 0, हाँ कंडीशन वाइज तो सही बोल रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन तीनों में से इन तीनों में तब या तो a इक्वल टू बी हो जाए, या तो a इक्वल टू सी हो जाए, या तो b इक्वल टू सी हो जाए, मतलब कहने का मतलब कि कोई भी दो एंगल हमारा बराबर हो जाए। इनसे अच्छे भाषा में कैसे लिखेंगे, अगर दो एंगल ही हमारा बराबर हो गया इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस है। तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा होगा ना तो अच्छा भाषा में आप क्या बोलेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल रहेगा तभी ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा, और थोड़ा खराब भाषा बोलना होगा तो बोल दीजिए कोई भी दो एंगल बराबर हो जाए तो इसका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा 0 होगा, ठीक है। तो खराब भाषा और अच्छा भाषा आप दोनों समझ चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव डेट, और यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अच्छा इस तरह का सवाल में ना थोड़ा ये ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कोई डिजाइन बना हुआ हो, लगता है ना थोड़ा थोड़ा, और ऐसे आप देखिएगा तो LHS इक्वल टू RHS आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पर करना क्या है। ऐसा करते हैं ना, LHS को थोड़ा ओपन करते हैं, मतलब जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना a माइनस पी का स्क्वायर, b माइनस क्यू का स्क्वायर, b माइनस पी क्यू जो भी है उसका स्क्वायर, ये सबको ओपन करके देखते हैं तो कुछ पता चलेगा हमें। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, LHS को अगर हम ओपन करें तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर, ओपन नहीं ओपन करें मतलब कि जो स्क्वायर है उसे खोल के लिखे, तो ए स्क्वायर माइनस 2AP और प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2AQ प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2AR प्लस
आर स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bp प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2bq प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2br प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2cp प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस 2cq प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2cr प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल टू पहले लिख देते हैं, ये जरूर कुछ दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो ऐसे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कैसे हमें पता कैसे चला, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, पैटर्न बना ना, पी स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए सब जगह पे पी स्क्वायर है, तो ये कुछ इस तरह का होगा हमारा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, ए स्क्वायर है ना सबसे पहले, तो ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर इधर कर लेते हैं, ठीक है, और इधर 1, तो ए स्क्वायर हमारा बन जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अल्फा नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ए स्क्वायर बन जाएगा, और हमें चाहिए पी स्क्वायर ना, तो पी स्क्वायर इधर कर देते हैं, तो और इधर कर देते हैं 1, तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 2ap, तो ए के साथ ही माइनस 2a रहने दीजिए ना, तो माइनस 2ap भी बन जाएगा हमारा। फिर क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस 2a की रो वन कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस 2aq, तो इधर 1 कर दीजिए, और इधर कर देते हैं हम q, और इधर क्यू स्क्वायर, तो हाँ सही बैठ रहा है। इसी तरह अगर इधर करें तो ए स्क्वायर माइनस 2ar, इधर r कर देते हैं, इधर आर स्क्वायर, हाँ सही है, आर स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा बन गया। अब इन तीनों एलिमेंट को तो हम वेरीफाई कर लिया, हाँ सही आ रहा है। अब रो 2 कॉलम 1 का हमारा क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 2bp प्लस पी स्क्वायर, तो ऐसा करिए ना, इधर बी स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2bp बन जाएगा, और यहाँ पर अगर 1 रखें तो पी स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा, पी स्क्वायर सही है। अब मैच भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2bq प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ ये भी हमारा सही आ रहा है, रो 2 कॉलम 2 का एलिमेंट सही आ रहा है, और यहाँ पर रो 2 कॉलम 3 का भी एलिमेंट हमारा मैच कर रहा है। अब लास्ट वाला, अब तो पैटर्न समझ गए होंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2c, यहाँ पर 1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका ये आ रहा है जो एलएचएस में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें इसके बराबर तो प्रूफ करना नहीं था, हमें किसके बराबर प्रूफ करना था, ये जो आरएचएस में लिखा हुआ, आरएचएस में भी इसे खोल कर लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है हमारा, 1 प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2ap, यही तो लिखा है हमारा, हमारा ऐसा आना चाहिए। अच्छा एक काम और करिए, इधर नहीं ऐसे ही रहने देते, ठीक है। अब हमारा इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2ap आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम रो कॉलम लगाएं, रो कॉलम तो लगा कर ये आ जाएगा, रो भी लगाए तो ए स्क्वायर बन रहा है ना, ए स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर आना चाहिए, तो अगर ए स्क्वायर इधर रहता कॉलम थर्ड में, तब ए स्क्वायर पी स्क्वायर बनता, तो ऐसा करते हैं ना, एक्सचेंज ही कर देते हैं, कॉलम 1 और 3 को चेंज कर देते हैं, ऐसा करने पर एक माइनस साइन बाहर आएगा, तो पहले कर तो देते हैं ना, माइनस साइन जो भी आएगा देख लेंगे, और यहाँ पर से माइनस हटा देते हैं, तो वो भी अगर हमारा माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे सब जगह प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1 1 1 1 1 1। अब देखिए, अब रो कॉलम ऑपरेशन करें, 1 2ap बन रहा है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर आ रहा है, हाँ रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 करें तो 1 2aq, यहाँ पर क्या था, ए था ना, ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सही है, मैच कर रहा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपका ये आएगा, अगर इसे भी पहले ओपन करके लीजिए, ये क्या है हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2aq, और ये क्या है हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2ar। तो आप यहाँ पर अगेन रो कॉलम करेंगे, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ से आपका ये आ जाएगा, एक और मैच भी कर लेंगे, हाँ रो 1 का तो सारा एलिमेंट मैच कर गया, रो 2 कॉलम 1, हाँ ये भी मैच कर रहा है, रो 2 कॉलम 2, हाँ ये भी हमारा मैच कर रहा है, सही है। रो कॉलम करिए, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, आपका वहाँ से ये आ जाएगा, हाँ सही है, आ रहा है, दिख रहा है सब डायरेक्ट, 2cp सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है,
और यहाँ पर ये क्यू के साथ, ये आर के साथ, सही है। रो कॉलम करिएगा तो आपका ये आ जाएगा, यही चीज़ लिखा हुआ है। अगर आप इसे रो कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा आपका। और रो कॉलम आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो फिर वो क्यों करें, हमें तो प्रूफ ही करना है ना। कौन सा आपका सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है कि हर बार आर इक्वल टू दिस वन हेंस प्रूफ, ये सब 10 तक ठीक लगता है, जेई के लिए ठीक नहीं है। अगर बोर्ड में पूछे तो हो सकता है, बोर्ड का मुझे नहीं पता ही फिलहाल। हाँ, बोर्ड में कैसे करते हैं तो बोर्ड का तो अभी मुझे ध्यान में नहीं है कैसे करते हैं, क्या क्या वहाँ पर लिखते हैं। लेकिन जेई के हिसाब से तो अगर इस तरीके से आ जाए, आपको आइडेंटिफाई करना हो कि किसके बराबर है। प्रूफ डेट यहाँ पर क्यों करा रहे हैं, इसका मकसद क्या है। इस तरह का पेपर तो आपका जेई में कभी नहीं आएगा, प्रूफ करने के लिए थोड़ी आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता है, एमसीक्यू आता है, न्यूमेरिक टाइप आपका आएगा, लेकिन प्रूफ डेट थोड़ी आएगा। इस तरह का क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि अगर पहचानना ऑप्शन में ये रहे कि ये किसके बराबर है और ये एक ऑप्शन में रहे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये इसके बराबर है, तो ये आ रहा है। तो इक्वल टू आर एच एस, बोर्ड के तरीके से आर एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ, ये सब पूरा लिख के आएगा ना। तो आर एच एस और हेंस प्रूफ लिखने का तो कम से कम आधा मार्क्स, 1 मार्क्स या 1/3 1/4 कुछ तो मिल जाना चाहिए, आधा ही मान लेते हैं, आधा मार्क्स मिलना चाहिए। इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे अगर नहीं मिला तो, कि आर एच एस लिखा है हमने, हेंस प्रूफ भी लिखा है हमने, तो आधा मार्क्स तो मिलना चाहिए। लास्ट का लिखा है ना तो मिलना चाहिए। 10th में मिलता था क्या, 10th में ऐसे एक बार क्या हुआ था याद है मुझे, मतलब हेंस प्रूफ पे ऐसा मुझे लगा कि मिल जाता है, और मिला भी था। आधा नंबर क्वेश्चन ने हमें पता था, थोड़ा बहुत लिखे और फिर लास्ट में हेंस प्रूफ लिख दिए तो मिल गया। और मुझे पता भी चला कि हाँ हेंस प्रूफ लिखने पर ही आधा नंबर मिला। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि हेंस प्रूफ की जगह ना मैंने, मतलब 9th 10th का है, मुझे एग्जैक्टली ठीक से याद नहीं है, लेकिन हेंस प्रूफ की जगह ना एचपी लिख दिए। अगला बार नहीं मिला यार, सेम ही बात तो है, मतलब हेंस प्रूफ की जगह एचपी लिख दिए। सर बोले ये कि ये क्या लिखा हुआ मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं तो देख लीजिएगा। हालांकि ये सब बकवास बात है, आर एच एस हेंस प्रूफ लिखने पे मार्क्स थोड़ी मिलता है, लेकिन फिर भी अब कहानी है तो कहानी की तरह ही लेंगे। रियलिटी ये है कि इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ पे मार्क्स नहीं मिलना चाहिए, वो अलग बात है, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि प्रोटेस्ट करेंगे। रियल में ऐसा कुछ नहीं करने वाले, आपको ही पता है। तो फाइनल आंसर हमारा ये इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।